आज की स्थिति यह है कि कोई भी गणनाएं खुद नहीं करता। सारी गणनाएं रेडीमेड आती हैं, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर या ऐप की मदद से सारी गणनाएं खुद आपको की कराई मिल जाती हैं। आप डेटा डालते हैं कि ये नाम और ये तिथि और ये स्थान और उसके बाद सारी चीज़ें, ये समय ये स्थान ये डाल देते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें की कराई मिल जाती हैं। लेकिन एक बात ये, जो ऐप का बाज़ार है उसमें एक चीज़ और हुई है कि जितने नए ऐप आते हैं वे अपने से पिछले वाले ऐप में कुछ न कुछ कमियां बताते हैं। अब ये इसमें कुछ तो बाज़ार की प्रतिस्पर्धा है, जिसके नाते वो करते हैं। वो वही टूथपेस्ट वाली स्थिति है कि उसमें नमक नहीं है, मेरे में नमक है। लेकिन कुछ वास्तव में सही है कि गणनाएं ठीक कंप्यूटर के जरिए एकदम एग्जैक्ट नहीं की जा सकती। अगर एग्जैक्ट ले आना होता है, वो गणनाएं भले कर लेते हों, लेकिन उनके जो निष्कर्ष होते हैं, निष्कर्ष तो अभी भी किसी काम नहीं आते, उनके निष्कर्ष अपने ही निकालने होते हैं, लेकिन वो गणनाएं ठीक नहीं आ पाती हैं, क्योंकि भारतीय तिथि और अंग्रेजी तिथि का जो अंतर है, उन दोनों में सूर्य और चंद्रमा की गतियों का जो अंतर, खैर मैं उतने भीतर नहीं जाऊंगा कि आप लोगों को ऊबना पड़े। जो मेरे कहने का आशय है वो ये है कि वो स्थिति इस दुनिया में भी हो रही है जिसकी चर्चा अभी महेश जी ने की, और शायद हर क्षेत्र में वो स्थिति आ रही है। एक तो कुछ अंधविश्वास है हमारे यहाँ ज्योतिष को लेकर के। मैं पहले उस बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगा। हम लोग ये समझते हैं कि ज्योतिष केवल भारतीयों का काम है और भारतीयों में भी केवल पंडितों का काम है। ऐसा है नहीं। आप लोग जो वर्षफल पढ़ते हैं वो वर्षफल भारतीय पद्धति से नहीं निकाला गया होता है। आज हम उसे भारतीय पद्धति के रूप में जानते हैं, लेकिन वास्तव में वह ताजिक पद्धति है। कुछ ग्रह जिन्हें हम नए ग्रहों के रूप में जानते हैं, हम इसलिए नए ग्रह उनको कहते हैं क्योंकि जो प्रचलित कुंडलियां हैं उनमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। जैसे यूरेनस है, प्लूटो है, नेपचून है, इनका जिक्र प्रचलित कुंडलियों में जो पुराने पंडित जी लोग बनाया करते थे उसमें नहीं मिलती हैं, और वास्तव में व्यक्ति के जीवन में उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव भी नहीं देखा जाता है। लेकिन उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है पीढ़ियों के जीवन में, राष्ट्रों के जीवन में, शहरों के जीवन में। मतलब वो चीज़ें जो 100 साल से, जिनके जीने की कल्पना या जिनके जीने की अभिधारणा हम 100 साल से अधिक करते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन की जो विंशोत्तरी पद्धति है जो पाराशर ऋषि ने दी, वो कुल मिलाकर केवल 120 वर्ष के लिए जाती है। ये कल्पना करके दी गई कि मनुष्य की अधिकतम आयु यही होगी। अब उससे अधिक कोई जी जाता है तो वो एक अतिरिक्त बात। हम आम तौर पर देखते नहीं हैं कि कोई 120 साल से ज़्यादा जीता हो हमारे आसपास के जीवन में, लेकिन पीढ़ियाँ इससे ज़्यादा जाती हैं। राष्ट्रों का जीवन हज़ारों साल का होता है, महाद्वीपों का जीवन हज़ारों साल का होता है। राष्ट्र भी बनते बिगड़ते रहते हैं। हमारे सामने के राष्ट्रों में मुश्किल से 2-3 राष्ट्र ऐसे हैं जिनकी वही कुंडलियां चली आ रही हैं। जैसे अमेरिका है जो पिछले 400 साल के करीब एक राष्ट्र के तौर पर चल रहा है। जैसे इंग्लैंड है जो वह भी करीब 700-800 वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में चला आ रहा है। लेकिन बहुत सारे राष्ट्रों की वह स्थिति नहीं रह गई है। उनकी भौगोलिक सीमाएं बदली हैं, उनके राजनीतिक व्यवस्थाएं बदली हैं, और राजनीतिक व्यवस्थाएं या भौगोलिक सीमाएं बदलने के साथ उनके जो व्यवस्था बदलने के साथ उनकी कुंडलियां बदल जाती हैं। तो ये हमें अच्छा, और ये जो नेपचून, प्लूटो और यूरेनस जैसी चीज़ें हैं, इन पर आज जो हमारे पास खोजें उपलब्ध हैं वो पाराशर और वाराहमिहिर और महर्षि भृगु जो हमारे पूर्वज हैं उनसे इतर जाकर हमको यूरोप और अमेरिका के ज्योतिषों से ज़्यादा मिलता है जिनसे हमें लेना होता है। तो वो चीज़ें रही हैं। अब लोक संस्कृति में कैसे ज्योतिष व्याप्त है, इसका आप एक उदाहरण देखिए कि कहा जाता है कि रवि सुख शनिच्चर पूरब नहीं जाई, सुख शनिच्चर पूरब नहीं जाई, मंगल सोम शनिच्चर पूरब नहीं जाई, रवि सुख पच्छु अबुआई, मंगर बुध उत्तर दिशि कालू, बीफे दक्षिण जाए भुआलू।
भोजपुरी में ये बात कही जाती है, अवधी में यही किसी और तरीके से कही जाती होगी, बघेली में किसी और तरीके से कही जाती होगी। मैं भोजपुरी क्षेत्र से बोलता हूँ तो मैं उस में व्याप्त लोकोक्तियों को ले आया हूँ, वही मेरी जानकारी में है। तो जब हम ये कहते हैं तो ऐसा नहीं है, आम आदमी को यह नहीं पता है कि ज्योतिष की बात है, वह इसे एक शकुन अपशकुन के रूप में जानता है, लेकिन वास्तव में यह ज्योतिष की ही उक्ति है। यह उसी पराशर पद्धति से ले आई गई है जिससे कुंडली बनाई जाती है, या जिससे और बहुत सारी चीज़ें देशों विदेशों के संदर्भ में निकाली जाती हैं। यह उसी पराशर पद्धति की देन है। और ये जो दिशाशूल कही जाती है, इसका प्रयोग हम आम जीवन में, आप जो गांव के बिल्कुल जिनको हम लोग अनपढ़ मानते हैं, क्योंकि साक्षर अनपढ़, पढ़े लिखे और अनपढ़ होने के बीच का अंतर आजकल केवल साक्षर और निरक्षर होने से ले लिया गया है। तो जिनको हम लोग बिल्कुल अनपढ़ मानते हैं गांव के लोग, वो भी ये चीज़ें जानते हैं, इसका परिहार भी जानते हैं। क्या कहा जाता है कि रवि के पान सोम के दर्पण, मंगर धनिया बुध दर्पणिया। मतलब अगर किसी आवश्यक कार्यवर्ष इन दिनों में आपको बाहर जाना ही पड़े, कहीं निकलना ही पड़े, दिशाशूल में आपको निकलना ही पड़े इन दिनों में उसी दिशा में जिसमें नहीं जाना चाहिए, तो क्या करें? तो उसका उपाय भी दिया हुआ है कि रवि के पान बुध दर्पणिया, बीफे राई सुख कहे हम दही सुहाई, सन के घीव खाई जो जावे, कालो जीत घरे चली आवे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे लोक जीवन में ज्योतिष किस हद तक व्याप्त है, कैसे हम आम आदमी जो कुछ नहीं जानता वह भी इसका उपयोग करता है और वह भी इसको जानता है, इसकी सामान्य जानकारी उससे है। वो ठीक बात है कि वो अलग अलग वर्ग कुंडलियाँ नहीं जानता, वो अलग अलग ग्रहों के प्रभाव उस तरह से नहीं जानता, लेकिन उसका कैसे अपने दैनंदिन जीवन में उपयोग करना है यह वह जानता है। आप सभी लोगों ने एक श्री रामचरितमानस हमारे लगभग हर घर में उपलब्ध ग्रंथ है, उसमें एक रामशला का प्रश्नावली पाई जाती है। ऐसी कई प्रश्नावलियाँ हैं। ऐसी प्रश्नावली भैरव की है, ऐसी प्रश्नावली गणेश जी की है, ऐसी प्रश्नावली दुर्गा जी की है, ऐसी प्रश्नावली हनुमान जी की है। तो ऐसी अनेकों प्रश्नावलियां हैं और उन प्रश्नावलियों का उपयोग आम लोग समय समय पर करते हैं। यह भी ज्योतिष की ही एक विधा है, क्योंकि ज्योतिष को हम केवल अगर वो वैदिक पद्धति वाली कुंडली में बांध लेंगे तो उससे बात नहीं चलेगी। ज्योतिष उससे बहुत व्यापक है। ज्योतिष हाथ देखने वाला भी जो कार्य है, यह भी ज्योतिष का ही हिसाब। वो अलग बात है, हम नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन बहुत लोग जानते भी हैं। आजकल एक व्यवस्था टैरो की चल रही है, वो भी भारत से ही लोग बताते हैं कि गई है, लेकिन भारत में अब दोबारा फिर विदेशों से आई है। तो एक व्यवस्था ये टैरो की भी है, एक व्यवस्था न्यूमरोलॉजी की भी है। ज्योतिष की ऐसी बहुत सारी विधाएँ हैं। उन्हीं में कुछ भी जो ये मूलभूत विधा है, जो ग्रहों नक्षत्रों के आधार पर चलने वाली विधा है, उसमें हम कई सारी बातें लेते हैं कि जैसे घाक की कहावतें हम लोगों ने बहुत सुनी हैं। घाक कहते हैं कि धान की बोनी कब करनी चाहिए, और कई कामों के संदर्भ में गिनाते हुए कहते हैं कि रोहिणी खाट, जब रोहिणी नक्षत्र लगे। रोहिणी नक्षत्र लगे मतलब अब रोहिणी नक्षत्र लगने के दो अर्थ होते हैं। एक तो वो कि जब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा चल रहे हों, वो एक दिन का होता है, वो एक दिन में रहेगा, अगले दिन निकल जाएगा। फिर एक वो जब रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों, यह जो दौर होता है यह 7 से लेकर 10 दिन 12 दिन तक का होता है। और अमूमन किसान जिसका प्रयोग करता है नक्षत्र के अर्थ में, वो वही होता है जब उस नक्षत्र में सूर्य चल रहे होते हैं। इसी सूर्य के चलने के आधार पर, सूर्य की गति के आधार पर खेतीबाड़ी के सारे काम होते हैं। तो उसमें वो कह रहे होते हैं कि रोहिणी खाट मृगशिर छौनी आए भद्रा दान, आए अद्रा दान की बोनी, धान की बोनी। मतलब जब रोहिणी में सूर्य हो उस समय खाट की बुनाई की जाती है। अब तो बेड बने बनाए आने लग गए हैं तो खाट वाली व्यवस्था नहीं रह गई है,
लेकिन जो पुराने खाट की व्यवस्था होती थी उसकी जो बुनाई होती थी वह भी नक्षत्र और दिन देखकर होता था। किसी भी दिन कोई भी खाट बुन देने की बात नहीं होती थी। तो उसमें ये बात होती थी कि रोहिणी, खाट, मृगशिर, छौनी मतलब जो छप्पर छाए जाते थे वो मृगशिरा नक्षत्र में कर लेने चाहिए। क्यों कर लेने चाहिए? क्योंकि तब तक बरसात शुरू नहीं हुई होती है, तो मृगशिरा नक्षत्र में कर लेनी चाहिए। और फिर कहते हैं आए आर्द्रा, जैसे ही आर्द्रा नक्षत्र आए यानी सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में गए, वहाँ से धान की बुआई की तैयारी शुरू कर दीजिए। ऐसे ही एक और बात आती है, कहते हैं कि पुख पुनर्वस बोए धान, अश्लेषा में जोनहरी मान। आप आर्द्रा में नहीं कर पाए तो पुष्य और पुनर्वस नक्षत्र में आप धान की बोनी कर सकते हैं। अगर आप पुष्य और पुनर्वस नक्षत्र में यह काम कर रहे हैं तो वो अच्छी पैदावार देगा। और इसी तरह आश्लेषा नक्षत्र में जोनहरी यानी मक्के की बुआई का सही समय है। ये घाक बताते हैं। और घाक की बताई हुई ये जो उक्तियां हैं ये लोक में बहुत अच्छी तरह प्रचलित हैं। सभी लोग इसको, जो पुराने किसान हैं वो सारे लोग इन सब चीज़ों को जानते हैं और इसका ध्यान रखते हैं। बजरा बोए आए पुख, फिर मन में होवे ना ही दुख। अगर बाजरा बोना है तो पुष्य नक्षत्र में बोइए। अगर पुष्य नक्षत्र में बाजरा बोएंगे तो मन में कोई दुख नहीं होगा, यानी अच्छी पैदावार होगी। ऐसे ही बात होती, आधे चित्रा फूटे धान, विधिका लिखा झूठ नहीं जान। कहते हैं अगर आधे चित्रा में धान के पौधे, मतलब धान के पौधे में अगर फल आ गए, वो फूट गए, तो ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छी पैदावार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे ही कन्या धान, मीन जौ, जब चाहे तब लो। जब सूर्य कन्या राशि में हो, अब ये अमूमन ऐसा लगता है कि ये थोड़ी जटिल बात है, लेकिन किसान इस बात को जानते हैं कि सूर्य कन्या राशि में कब होते हैं। जैसे अक्टूबर 16 तक अभी सूर्य कन्या राशि में ही हैं और अक्टूबर 16 तक कन्या राशि में ही रहेंगे, अक्टूबर 15 या 16 तक। तो ये जो बात है चीज़ को वो आषाढ़ भादों कुवार के हिसाब से किसान लोग जानते हैं, जो पुराने ढंग के लोग हैं। अब तो किसान भी नए तरीके के आ गए हैं। तो वो कन्या धान, मीन जौ, जब चाहे तब लो। अगर मीन राशि में जब सूर्य पहुंच गए उस समय अगर आप जौ की बुआई करते हैं, मीन राशि मतलब आपका ये समझ लीजिए कि फरवरी के आसपास, अगर उस समय आप इसकी खेती करते हैं तो जब चाहिए तब आप ले लीजिए, वो अच्छा खासा पैदावार देख कर जाएगा। रोहिणी मृगशिर बोवे मक्का, मड़ुआ उर्दी दे नहीं टक्का। मृगशिर जो बोवे चेना, जमींदार को कुछ नहीं देना। बजरा बोवे आए पुख, फिर मन करे कभी नहीं दुख। कि रोहिणी या मृगशिरा में अगर मक्का बोइएगा, जिन चीज़ों से मनाही की गई है उसकी बात वो कर रहे हैं घाघ, कि रोहिणी या मृगशिरा में अगर कोई मक्का बोएगा, मड़ुआ या उड़द बोएगा, मृगशिरा में अगर कोई चना बोएगा तो उसके पास इतना भी नहीं होगा, या पुष्य में अगर कोई बाजरा बोएगा तो उसके पास इतनी भी पैदावार नहीं होगी कि वो ज़मींदार का लगान दे सके। क्योंकि वो समय, जिस समय घाघ हुए थे वो समय ज़मींदारी का ही था, तो उन्होंने उसी हिसाब से लिखा है। उसे हमें उसी हिसाब से, मतलब उसके पास मालगुजारी देने भर के लिए भी पैदावार नहीं हो पाएगी। ये दिनों के हिसाब से भी बात की गई है कि किस दिन में क्या बोना चाहिए और क्या नहीं बोना चाहिए। इस पर घाघ कहते हैं कि बुध बृहस्पति दो भले, शुक्र न भले बखान। बुध बृहस्पति दो भले, शुक्र न भले बखान। रवि मंगल बोनी करे, घर नहीं आवे धान। धान की बुआई बुध या बृहस्पति को कर लीजिए या शुक्रवार को कर लीजिए। रविवार या मंगल के दिन कतई धान की बुआई न करिए। अब ये, हालांकि यहाँ जो जेंट्री बैठी हुई है उसका बुआई से कुछ लेना देना मुझे लगता नहीं है, लेकिन लोक में सबसे ज़्यादा यह चीज़ किसानों के बीच ही व्याप्त है। हमारे घरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। वही जो मैंने बताया कि जैसे ये जो उपयोग है
अपना रामचरितमानस की, श्री रामचरितमानस की शलाका प्रश्नावली कि हम शगुन अपशगुन विचारने के लिए करते हैं, या इनका उपयोग हम मतलब यात्राओं के दौरान हम दिशाशूल या उसके परिहार के लिए करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, अगर हमारे जीवन में व्याप्त है ज्योतिष, तो ज्योतिष हमारे लोक में भी व्याप्त रहेगा ही। मेरे ख्याल से मेरी बात पूरी हो गई, अब मैं आगे